बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और उनकी भतीजियों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। अब भूखंड आवंटन में कथित अनियमितता के मामले में उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का मुकदमा शुरू किया गया है और इस मामले में शिकायतकर्ता ने कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराया। ढाका के कोर्ट में बुधवार को बांग्लादेश की उपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना, उनकी भतीजियों अजमीना सिद्दीकी और ट्यूलिप सिद्दीकी समेत 17 अन्य के खिलाफ जमीन घोटाले के मामले में मुकदमा शुरू हुआ। शिकायतकर्ता ने कोर्ट में अपना बयान भी दर्ज कराया है और इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बताएं। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना की मुश्किलें बढ़ गई हैं। हसीना के खिलाफ भ्रष्टाचार मामले में सुनवाई शुरू हुई। हसीना समेत 17 लोगों के खिलाफ सुनवाई शुरू। हसीना, शेख रेहाना, ट्यूलिप समेत 17 लोग जिन पर केस। शिकायतकर्ता ने कोर्ट में दर्ज कराया है अपना बयान। हसीना के खिलाफ ये एक नया एक्शन, अब एक बारी फिर से भ्रष्टाचार का मामला हसीना के खिलाफ, जिसमें 17 लोगों के खिलाफ सुनवाई शुरू होनी है। हसीना, शेख रेहाना, ट्यूलिप समेत 17 लोगों पर यह केस, हालांकि ये कोई पहला केस नहीं है, इससे पहले भी कई केस दर्ज कराए जा चुके हैं। अब एक बार फिर से हसीना की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। ये नया मामला अब शेख हसीना पर दर्ज करा दिया गया है। भ्रष्टाचार के मामले में शेख हसीना समेत 17 लोगों पर यह केस और इसी को लेकर सुनवाई भी शुरू हो चुकी है। हसीना, शेख रेहाना, ट्यूलिप समेत 17 लोग ऐसे जिन पर यह केस दर्ज कर दिया गया है और कोर्ट में अपने बयान दर्ज कराए जा रहे हैं। सुनवाई हो रही है, जिससे शेख हसीना की मुश्किलें और भी बढ़ सकती है। यूनुस लगातार अब शेख हसीना को कटघरे में खड़ा करने के लिए, फंसाने के लिए तमाम केसेस उन पर मरते जा रहे हैं। हालांकि कोई पहला केस नहीं, इससे पहले भी तमाम केसेस देखे जा चुके हैं। इसी कड़ी में एक और केस भ्रष्टाचार से जुड़ा जो कि शेख हसीना पर लगाया जा चुका है और किस तरीके से शेख हसीना की मुश्किलें बढ़ रही हैं, आइए ये भी आपको बताएं। शेख हसीना की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही और हसीना और उनकी भतीजियों के खिलाफ जांच शुरू हो गई है। हसीना पर भ्रष्टाचार के मामले में सुनवाई शुरू हुई है। आवास भूखंडों के आवंटन में कथित अनियमितताओं से जुड़ा ये मामला और ढाका की एक अदालत में भ्रष्टाचार का ये मुकदमा जो कि शुरू हुआ, 17 लोगों के खिलाफ ये मामला दर्ज किया गया है। हसीना, शेख रेहाना, ट्यूलिप समेत 17 लोग हैं जिन पर एक केस दर्ज हुआ है। शिकायतकर्ता ने कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराया है। एंटी करप्शन कमीशन के अधिकारी ने गवाही दी है और अब देखना होगा क्या कुछ एक्शन, अब एक बार फिर से क्या कुछ यहाँ कार्रवाई देखने को मिलती है शेख हसीना के खिलाफ। चलिए इस पर और जानकारी लेते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी रैनिक दत्ता जुड़ गए हैं। रैनिक, ये कोई पहला केस नहीं शेख हसीना पर, एक बार फिर से नया केस मर दिया गया है। क्या मंशा है, क्या मकसद है इसके पीछे? देखिए, मकसद तो एक ही है कि शेख हसीना को किसी भी हालात पर बांग्लादेश में अगर शेख हसीना को लौटाया जाए तो शेख हसीना के खिलाफ में एक से बढ़कर एक कार्रवाई चलते रहे। और मोहम्मद यूनुस जैसे कि कहा था कि मोहम्मद यूनुस सत्ता में आने के बाद ही शेख हसीना को देश में ले आया जाएगा और शेख हसीना को देश में वापस ले आकर शेख हसीना के खिलाफ में कार्रवाई किया जाएगा। और इसी वजह से आप देखेंगे कि मोहम्मद यूनुस सत्ता में आने के बाद ही शेख हसीना के खिलाफ एक से बढ़कर एक जो मामला दिया गया। किसी भी टाइम पर शेख हसीना के खिलाफ में हत्या का मामला लगाया गया। छात्र के ऊपर जो हमला हुआ था, छात्र आंदोलन के ऊपर जो हमला हुआ था, उस हमले का घटना भी, वो आरोप भी शेख हसीना के खिलाफ में दिया गया था। शेख हसीना के खिलाफ में देश का संपत्ति विदेश में ले जाने का आरोप भी लगाया गया था। और उसके साथ साथ ही ये जो मामला, जिस मामले पर अभी सुनवाई चालू हुआ है, ये मामला भी है शेख हसीना के खिलाफ में, जिस पे कहा जा रहा है कि शेख हसीना बांग्लादेश का जो जमीन, बांग्लादेश का जो संपत्ति, उसमें घोटाला कर रहे थे। बांग्लादेश के जमीन पे घोटाला मामले पर शेख हसीना के खिलाफ में आरोप लगाया गया है। सिर्फ शेख हसीना नहीं, शेख हसीना के अलावा शेख रेहाना, ट्यूलिप और उसके साथ टोटल 17 लोग इसमें शामिल है, जिसपे शेख हसीना का नाम भी शामिल है। यानी किसी भी हालात पर शेख हसीना को घेरने का जो कोशिश वो बांग्लादेश में देखने को मिल रहा है। इसके पहले भी देखा गया था कि शेख हसीना के खिलाफ में सुनवाई चालू हो गया था। शेख हसीना के खिलाफ में अरेस्ट वारंट भी निकला था। शेख हसीना को कोर्ट में पेश करने का समन भी किया गया था, मगर उसके
बावजूद भी शेख हसीना के खिलाफ में कोई एक्शन बांग्लादेश के इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से नहीं लिया गया, क्योंकि शेख हसीना देश में नहीं है। और अभी भी जो देखने को मिल रहा है कि शेख हसीना के खिलाफ में लगातार जो कार्रवाई होते हुए नजर आ रहा है। बांग्लादेश कोर्ट में ये जो मामला सामने आया है, इस मामले पर भी अभी सुनवाई चालू हो चुका है, जिसमें जो कंप्लेनर है उस कंप्लेनर का जो बयान भी दर्ज किया गया है मजिस्ट्रेट के सामने। उनकी तरफ से बयान रिकॉर्ड भी कर दिया गया है और ये 17 लोगों के खिलाफ में उनका क्या कंप्लेन है वो बयान कल मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड किया गया है। और ये रिकॉर्ड होने के बाद ये एक बात तो साफ है कि ये मामले पर भी शेख हसीना के खिलाफ में जो प्रेशर बनाने का जो कोशिश वो बरकरार है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो शेख हसीना के खिलाफ में इस तरीके का मामला तैयार करना, शेख हसीना के खिलाफ में इस तरीके का मामले में कार्रवाई चालू कर रखना, इसके पीछे एक ही कारण हो सकता है, क्योंकि इंटरिम गवर्नमेंट का या तो बोल सकते हैं मोहम्मद यूनिस का लक्ष्य है कि किसी भी हालात पर शेख हसीना को अगर देश में वापस ले आया जाए तो शेख हसीना को सजा मिले, शेख हसीना को सजा दिलाया जाए। और शेख हसीना किसी भी हालात पर जो बांग्लादेश में फिर से आवामी लीग जैसे पॉलिटिकल पार्टी ना तैयार कर पाए। आप अगर देखेंगे तो शेख हसीना की जो पॉलिटिकल पार्टी है आवामी लीग, उसको भी बांग्लादेश में बैन कर दिया गया है। शेख हसीना का जो पॉलिटिकल पार्टी आवामी लीग था, उस आवामी लीग का जो लीडर्स थे उनके खिलाफ में कार्रवाई किया गया है। शेख हसीना के करीबी जो है उनके खिलाफ में भी लगातार कार्रवाई जो है वो बांग्लादेश में किया जा रहा है। तो ये सिचुएशन को सामने रखते हुए एक बात तो स्पष्ट हो चुका है कि किसी भी हालात पर कट्टरपंथियों की तरफ से आवामी लीग को सामने आने के लिए, रोकने के लिए जो भी चाहे वो करने के लिए वो लोग तैयार है। और उसी कारण में शेख हसीना के खिलाफ में ये सब कार्रवाई ये बोल सकते हैं। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो सामने इलेक्शन आने वाला है, 2026 के शुरुआत में बांग्लादेश में इलेक्शन होने वाला है। मगर ये इलेक्शन में किसी भी हालात पर आवामी लीग का जो सपोर्टर्स है, आवामी लीग का जो मेंबर्स है, आवामी लीग का जो लीडर्स है, वो लोग पार्टिसिपेट ना कर पाए और आवामी लीग का प्रेशर बांग्लादेश में एकदम घट जाए, इसके ऊपर मेनली फोकस जो है वो मोहम्मद यूनुस की तरफ से किया जा रहा है। और इसी वजह से बोल सकते हैं कि बांग्लादेश में लगातार आवामी लीग का जो सपोर्टर्स है उनको टारगेट किया जा रहा है। किसी भी टाइम पर जो कट्टरपंथी है उनके तरफ से आवामी लीग के सपोर्टर्स को टारगेट किया जा रहा है। शेख हसीना करीबी के ऊपर हमला किया जा रहा है, शेख हसीना करीबी को टारगेट किया जा रहा है। तो दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जो कानूनी कार्रवाई वो मोहम्मद यूनुस अभी शेख हसीना के खिलाफ में और शेख हसीना का जो पॉलिटिकल पार्टी का जो लीडर है उनके खिलाफ में कर रहे हैं। शेख हसीना के खिलाफ में जब कार्रवाई चल रहा है तो शेख हसीना के साथ साथ शेख रेहाना और ट्यूलिप, ये दोनों के खिलाफ में भी सेम कार्रवाई जब चल रहा है तो एक बात तो स्पष्ट हो चुका है कि किसी भी हालात पर सिर्फ शेख हसीना नहीं, शेख हसीना का जो रिलेटेड है उनको भी अभी किसी भी हालात पर रोकने का जो कोशिश वो बांग्लादेश का इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से, ये तो बोल सकते हैं मोहम्मद यूनुस की तरफ से, ये तो बोल सकते हैं कट्टरपंथियों की तरफ से ये कोशिश किया जा रहा है कि किसी भी हालात पर शेख हसीना रिलेटेड और उसके साथ साथ ही आवामी लीग का जो रिलेटेड है, आवामी लीग का जो लीडर्स है उनको किसी भी हालात पर रोका जाए। और इसी मकसद को लेकर बांग्लादेश में एक से बढ़कर एक कार्रवाई जो है ये शेख हसीना के खिलाफ में होता हुआ नजर आ रहा है। बेहद सही पॉइंट्स आपने यहाँ पर रेज किया, आपके पास मैं वापस लौटूंगी। इसी बीच एक और बड़ा अपडेट हम अपने दर्शकों को दे दें। बांग्लादेश का भविष्य संकट में दिख रहा है, बांग्लादेश को कट्टरता में धकेल रहे हैं यूनुस। बांग्लादेशी कट्टरपंथी ताकतों की पनाहगाह बना रहा है और बांग्लादेश पर फिर से इस्लामी उग्रवाद का साया मंडरा रहा है। धर्म निरपेक्षता की जगह इस्लामीकरण की ओर अब बांग्लादेश बढ़ता जा रहा है। रैनिक इस्लामीकरण की ओर बांग्लादेश बढ़ रहा है। हालांकि चुनाव भी आने वाले हैं, आगामी चुनावों में भी अब क्या निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराए जाएंगे या नहीं, ये खतरा भी मंडरा रहा है। क्योंकि क्या लगता है आपको, यूनुस जो अंतरिम सरकार है वहाँ की, वो जो कि लगातार इन चुनावों को टालने की कोई कसर नहीं छोड़ रही थी, क्या वो वाकई ये इलेक्शंस होने भी देगी निष्पक्ष तरीके से?
चुनाव होगा कि नहीं, यही अभी सबसे महत्वपूर्ण सवाल है बांग्लादेश का लोगों के लिए, बांग्लादेश का राजनीति के लिए और बांग्लादेशी जो लोग हैं उनके लिए भी। क्योंकि मोहम्मद यूनुस सत्ता में आने के बाद अगर देखेंगे, अगर टाइमलाइन देखेंगे, तो मोहम्मद यूनुस सत्ता में आने के बाद ही बोला था 3 महीने के अंदर चुनाव हो जाएगा। उसके बाद मोहम्मद यूनुस ने कहा कि जो सिचुएशन है उसमें 6 महीने लगेगा इलेक्शन करने में। उसके बाद मोहम्मद यूनुस ने कहा कि अभी इलेक्शन करना पॉसिबल ही नहीं है। मोहम्मद यूनुस की तरफ से यह भी कहा गया था कि इस दिसंबर महीने के अंदर में इलेक्शन करने का कोशिश करेंगे, मगर उसके बाद देखा गया कि उसके बाद भी करीब 6 से 7 महीने बीत चुका है, उसके बाद भी मोहम्मद यूनुस की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया था। और उसके बाद जब मोहम्मद यूनुस के ऊपर प्रेशर आने लगा, जो कट्टरपंथी जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनके तरफ से जब प्रेशर देने लगा, जो छात्र संगठन मोहम्मद यूनुस को सत्ते में ले आए थे उनके तरफ से जब मोहम्मद यूनुस के ऊपर प्रेशर डालने लगा, उसके बाद मोहम्मद यूनुस ने ऐलान कर दिया कि 2026 साल का अप्रैल महीने में इलेक्शन होगा। जो जिस टाइम को मोहम्मद यूनुस ने चुना है उस टाइम को लेकर भी बहुत सारे सवाल पैदा हो रहा है, क्योंकि वो रमजान महीने का टाइम पीरियड है, वो गर्मी का टाइम पीरियड है, उस टाइम पे इलेक्शन करना बहुत ही मुश्किल है बांग्लादेश में। बांग्लादेश का जियोग्राफिकल जो सिचुएशन होगा, जो वेदर सिचुएशन होगा, उस सिचुएशन में बांग्लादेश में उस टाइम पर इलेक्शन करना बहुत ही मुश्किल है। मगर उसके बावजूद भी मोहम्मद यूनुस ने कहा है कि अप्रैल महीने में इलेक्शन होगा। मगर इसी सिचुएशन में बांग्लादेश में जब एक से बढ़कर एक ऐसा घटना घट रहा है जैसे जिसमें लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को लेकर सवाल पैदा हो रहा है, तो इसी जगह से मेन सवाल आ रहा है कि बांग्लादेश का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अगर ठीक नहीं होगा तो ये सिचुएशन को सामने रखते हुए बांग्लादेश में इलेक्शन कैसे हो सकता है। तो इसी जगह से एक सवाल आ रहा है, क्या मोहम्मद यूनुस लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को बिगड़ता हुआ देखते हुआ चाह रहे हैं? क्योंकि मोहम्मद यूनुस ये चाह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिगड़ जाए, तो ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को सामने रखते हुए मैं इलेक्शन को फिर से टाल सकूं। ये सवाल बार बार से सामने आ रहा है, क्या मोहम्मद यूनुस क्या चाहते हैं? क्योंकि मोहम्मद यूनुस जो चाहते हैं, मोहम्मद यूनुस वो करता नहीं है। मोहम्मद यूनुस जो करता है वो मोहम्मद यूनुस चाहते नहीं हो, क्योंकि मोहम्मद यूनुस को पूरा कंट्रोल कर रहे हैं कोई दूसरा पावर। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो बांग्लादेश में जब हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होता है तब मोहम्मद यूनुस कहते हैं कि हिंदुओं का सुरक्षा देना बांग्लादेश का इंटरिम गवर्नमेंट का कर्तव्य है। मगर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बांग्लादेश में जब हिंदुओं के ऊपर हमले का घटना घट रहा है तब जो लोग हमला घटा रहे हैं, बिल्कुल ये चीजें साफ बताती हैं कि जिस तरीके से धर्मनिरपेक्षता वहां पर देखी जा रही है, इस्लामीकरण वहां पर अब नया शुरू हो गया है। और इसके अलावा हमने देखा किस तरीके से हिंदू माइनॉरिटीज को खासा परेशान किया जा रहा है। आए दिन प्रदर्शन देखने को मिलते हैं, तोड़फोड़ देखने को मिलती है, आगजनी देखने को मिलती है। आइए वहां के हालातों को लेकर और बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे मेहमान अरविंद सिंह तेजावा जी, जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं, वो भी जुड़ गए हैं। अरविंद जी, क्या आपको भविष्य नजर आता है बांग्लादेश का? बांग्लादेश में हालांकि आगामी चुनाव है जो कि बड़ी मुश्किल से हो पा रहे हैं, क्योंकि इनको भी टालने की हर कवायद की गई थी यूनुस सरकार के द्वारा। क्या लगता है सबसे पहले तो ये इलेक्शंस हो भी पाएंगे, और अगर होते हैं तो क्या ये निष्पक्ष चुनाव होंगे, या क्या भविष्य आपको बांग्लादेश का नजर आता है? देखिए हर्षा जी, जो कुछ चीजें तय है वो तो सामने दिख रही है कि बांग्लादेश जैसे समाज में चुनाव को बहुत लंबे समय तक टालना पॉसिबल नहीं है, जैसा पाकिस्तान में होता है। क्योंकि बांग्लादेश की जनता को आपने देखा कि यहाँ तक कि जो चुनी हुई सरकार जब ठीक से काम नहीं कर रही थी, भेदभावपूर्ण व्यवहार कर रही थी, तो वहां पे एक जन विद्रोह हुआ और उसे भी हटा दिया गया। तो जो वर्तमान सरकार है वो तो और भी ज्यादा अनस्टेबल है। तो चुनावों को बहुत लंबे समय तक बांग्लादेश में टालना संभव नहीं है। तानाशाही का इतिहास वहां पे रहा है और वहां के लोगों को वह पसंद नहीं है। तो होंगे इलेक्शन, पर कब होंगे यह एक मसला है। दूसरा यह है कि इसके बाद में लगातार जो मुख्य विपक्षी दल है अभी के समय में, एक हिसाब से देखा जाए तो वह शेख हसीना है, और शेख हसीना के दल को इस इलेक्शन से बाहर रखा जा रहा है, जो कि ठीक शेख हसीना ने जो पहले गलती की थी, जिसके कारण बांग्लादेश के लोगों में एक खास तरीके का गुस्सा था, जो वर्तमान सरकार है ठीक वैसी ही गलती कर रही है। एक और जो महत्वपूर्ण, जहां तक बांग्लादेश के भविष्य का प्रश्न है, अलग अलग देशों के डीप स्टेट की भूमिका को आज कोई नहीं नकार सकता है, चाहे वह अमेरिका हो। अमेरिका ने भी बांग्लादेश में दखलंदाजी की है। मोहम्मद यूनुस साहब और
जो बिल क्लिंटन साहब के रिश्तों को पूरी दुनिया जानती है, ठीक वैसे ही जो चाइना है, जो चाइनीज डीप स्टेट की भी अपनी एक भूमिका रही है, जो वहां के जो एम्बेसडर थे वो लगातार उससे मिलते रहते थे, तो उससे भी कोई इनकार नहीं किया जा सकता है। बांग्लादेश भारत के साथ जब जब रहा है उसने बहुत तेजी से विकास किया है, यहाँ तक कि जो बांग्लादेश की जीडीपी थी इस रफ्तार से बढ़ रही थी कि भारत को भी एक समय में उसने पीछे छोड़ दिया था। पर भारत से संबंध खत्म होते ही बांग्लादेश की जीडीपी काफी गिरने का अंदाज है, और अराजकता किसी भी देश के लिए अच्छी नहीं हो सकती। अगर बेहतर शासन व्यवस्था नहीं लाई जा सके विद्रोह या किसी भी माध्यम से, तो विद्रोह करके अराजकता का माहौल पैदा करना किसी भी तरीके से ठीक नहीं है। वहां की ब्यूरोक्रेसी काफी डरी हुई है, क्योंकि वो अपना पक्ष नहीं ले पा रही है। ब्यूरोक्रेट्स को पता ही नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। यही हालत पुलिस की भी है। तो इसलिए वहां अगर पुलिस और प्रशासन अगर मान लो वहां भय मुक्त नहीं होगा, अगर वह अपने निर्णय समय पे नहीं ले पाएगा, तो वहां पे कानून व्यवस्था की भी समस्याएं होगी, जैसा कि बांग्लादेश में देखने को मिल रही है। तो इसी के आधार पर हम कह सकते हैं कि कम से कम आगे आने वाले कुछ और साल तक बांग्लादेश डिस्टर्ब रहेगा, जब तक कि वहां कोई स्टेबल गवर्नमेंट नहीं आ जाती है। हर्षा जी। बिल्कुल, अब स्टेबिलिटी हालांकि अब बांग्लादेश में कब तक आ पाती है ये बोलना अभी आसान नहीं हो सकता। देखना होगा इलेक्शंस के बाद हालात वहाँ पर किस तरीके के बनते हैं। अरविंद जी, क्या लगता है इलेक्शंस में क्या होगा वहाँ पर? क्या सबसे पहली बात तो क्या इलेक्शंस हो पाएंगे, और अगर होते हैं तो कौन सी पार्टी आपको लगता है जिसका पलड़ा भारी नजर आ रहा हो? देखिए हर्षा जी, प्रेडिक्शन तब किया जा सकता है जब हमारे पास कम से कम कोई मिनिमम डाटा हो, जैसे सर्वे का है या कम से कम एक मोटा मोटी डाटा हो, तब प्रेडिक्शन एकदम सटीक होता है। क्योंकि बड़ी बड़ी जो सर्वे की जो एजेंसियां हैं, कभी कभी वो भी ठीक से प्रेडिक्ट नहीं कर पाती है। पर यहाँ पे एक जो महत्वपूर्ण चीज है जिस पे मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा, कि जो इंडियन डीप स्टेट है या रॉ की वहां पे जो भूमिका होनी चाहिए थी वह उतनी दुरुस्त नहीं रही है। मैं यहाँ नेगेटिव भूमिका के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं पॉजिटिव भूमिका के लिए कह रहा हूँ। कम से कम रॉ के माध्यम से या कम से कम भारत के पास वो डाटा होने चाहिए कि बांग्लादेश के जो अभी की जो जनता है वह किस रुख बैठ रही है। वो केवल और केवल मीडिया के भरोसे अगर वो अपना एसेस करते हैं तो नीतियों का निर्माण ठीक से नहीं हो सकता है। यह भारत की एक तरीके से असफलता ही थी कि शेख हसीना सरकार को जब इतना बड़ा थ्रेट था, जब इतना बड़ा विद्रोह होने का कोई आशंका थी, और भारतीय जो इंटेलिजेंसिया उनको खबर तक नहीं चली। और अभी भी दरअसल जो हमारे डिप्लोमेट्स हैं, हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके काम करने का तरीका ठीक वैसा ही है जैसे कि 1947 में है। बांग्लादेश और इंडिया की कम से कम यूनिवर्सिटी लेवल पर इस लेवल का या रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के लेवल का कोई ऐसा कोलैबोरेशन नहीं है कि हम किसी एजेंसी को वहां पे एक तरीके का सर्वे करने के लिए कहें ताकि इंडिया अपनी नीतियों का ठीक से निर्माण कर सके। पर यह कहना, जैसा कि वेस्टर्न मीडिया कहता है, कि बांग्लादेश में जो शेख हसीना है उनके खिलाफ एक माहौल है, उनके खिलाफ विद्रोह हुआ था इसलिए बांग्लादेश की जनता पसंद नहीं करती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जहां तक मेरा अंदाज है, मुझे लगता है कि आज भी उनका अच्छा खासा वहां पे होल्ड है और अच्छा खासा लोगों का समर्थन प्राप्त है। लोगों ने शेख हसीना के जाने के बाद में बांग्लादेश की जो दुर्गति देखी है, उसके बाद भी उनकी लोकप्रियता में कुछ उछाल आया है। और जो मोहम्मद यूनुस साहब है, जो जितने लोकप्रिय सत्तासीन होने से पहले थे, उसके उनकी लोकप्रियता में लगातार गिरावट आई है। बिल्कुल, लोगों ने उनको इतिहास पुरुष क्या लगता है सर, क्या यही वजह भी हो सकती है कि लगातार यूनुस आए दिन कोई ना कोई आरोप मढ़ के, कोई ना कोई केस उनके ऊपर और लगाकर उनको आने से रोक रहे हो, यही मंशा उनकी हो? आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? वह आमतौर पे बदला लेनी है उन्होंने। हाँ, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी हर्षा जी जी जी। हर्षा जी, क्या मेरी आवाज आ हाँ रही है जी आपको? सर, हाँ जी जी। मैं आपसे ये कह रहा था कि जी हर्षा जी, जो बड़ा व्यक्तित्व होता है, महान व्यक्तित्व होता है, वह दरअसल किसी से बदला लेने की प्रक्रिया में नहीं उलझता है। तो जो शेख हसीना ने जो यूनुस साहब के साथ जो व्यवहार किया,
बदले में यूनुस साहब भी शेख हसीना के साथ वही व्यवहार कर रहे हैं ताकि अपना पुराना हिसाब किताब पूरा कर सके। जब राजनीति बहुत व्यक्तिगत हो जाती है तो देश का बहुत नुकसान होता है, और यह जो यूनुस साहब है अभी वही कर रहे हैं कि एक मुख्य विपक्षी दल को इस इलेक्शन से बाहर रख रहे हैं। यहाँ तक कि खालिदा जिया है, उन्होंने भी कहा है कि बांग्लादेश का इलेक्शन तभी फेयर हो सकता है जब शेख हसीना को भी इसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिले। ये वो कह रहा है जो कि सत्तासीन होने की जिसकी सबसे ज्यादा उम्मीद है जिस दल की। और खालिदा जिया भी ये चाहती है कि जब मैंडेट मिले तो उनपे ये आरोप न लगे कि ये इसलिए मिला है कि जो शेख हसीना थी वे चुनावी मैदान में नहीं थी। पर यह जो सबसे ज्यादा सोचने की जरूरत है वो अभी जो कंट्री हेड है खासकर यूनुस साहब, उनको सोचने की जरूरत है इसके बारे में। जी बिल्कुल। अब जिस तरीके से आए दिन केसेस अब शेख हसीना पर लगाए जा रहे हैं, उसी बीच एक और नया भ्रष्टाचार का मामला, और ना केवल उनको लेकिन उनकी भतीजियों पर भी ये केस दर्ज किया जा रहा है। भतीजियों से क्या खतरा? मैंने आपसे कहा हर्षा जी कि जब चीजें बहुत व्यक्तिगत धरातल पर पहुंच जाती है, जब लोग पॉलिटिक्स को पर्सनल लेने लगते हैं, तब बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो उनकी भतीजियों पे और तमाम वो जो भी दबाव का जो साधन जो वो इस्तेमाल कर सकते हैं, वो हर तरीके से उस दबाव का साधन इस्तेमाल करते हैं। पर कुल मिला के यह वहां की आवाम। बिल्कुल बिल्कुल सर, माफी के साथ मैं आपको रोकना चाहूंगी। बहुत शुक्रिया आपके इनसाइट्स के लिए। लेकिन इसी बीच सीएम योगी संबोधन कर रहे हैं। क्या